ब्रेक के बाद नाज़रीन ख़ास खबर में आपका फिर से इस्तकबाल है। आज हम बात कर रहे थे इश्तियाल अंगेज़ तकरीर और अकबरुद्दीन अवैसी की गिरफ्तारी के बारे में। तो नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हमारे सज्जाद साहब और अत्तर साहब से। और एक सवाल है अत्तर साहब यहाँ पर कि जो वाक़या हो जाता है, एक वाक़या नहीं होना चाहिए वो हो जाता है, फिर हम उसी में उलझ के रह जाते हैं, उसको मौज़ूए बहस बनाते हैं और माजी को भूलते नहीं हैं, वहीं उलझनों में हम गिरफ्तार रहते हैं। तो इन हालात में कैसा होना चाहिए ये दुनिया जो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है? मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें कई जो है पास्ट में हो चुकी हैं। मतलब जो अगेन पॉलिटिकल कैंपेन सिस्टम जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, तो मैं समझ रहा हूँ कि आज की जो ये हाईटेक वर्ल्ड जो प्रॉस्पर कर रहा है, इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, तो इन तमाम चीज़ों का प्रोएक्टिव होके कोई अच्छा सोल्यूशन निकालना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इट्स टाइम टू गेट ऑर्गेनाइज्ड। तो इसमें अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर आपकी एक जॉब है तो उससे रिलेटेड जो है क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एंड बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी नेबरहुड, जो भी इलाके से आप काम कर रहे हैं, वो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके मसाइल पे ज़्यादा फोकस किया जाए। क्योंकि मैंने समझता हूँ कि जैसे मीडिया जो है इतने बड़े बड़े इश्यूज़ है, पावर्टी है, कई ऐसे हमारे ट्रैफिक, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, तमाम चीज़ों को रोक के अगेन अक्रॉस द ग्लोब इट्स सो अनफॉर्चुनेट अगेन जो रेशियल प्रोफाइलिंग चल रही है, या फिर हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अब इट्स टाइम फॉर ट्रांसपेरेंसी। हम जो है ट्रांसपेरेंट रहे, जो भी हमारी मामलात हैं वो बिल्कुल खुले रखें, क्योंकि हम रहते हैं आज एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे आप कोई चीज़ ऐसे छुपाएंगे वो मशकूक हो नहीं सकती, गलत फहमियाँ हो सकती है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ बड़े ही ओपन करें, सब चीज़ मिलजुल के रहना चाहिए। तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता ऐसा कि कोई एक सोचे कि भाई मैं अकेला रहूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान इज़ ए बुके है ये कोई एक जो है ना छोटा सा वैस नहीं है, दो फूल रख के रख रहे हैं। तो यहाँ पे तो यार इतना बहुत खूबसूरत हमारा मुल्क है, पूरी दुनिया हमारे से जुड़ने के लिए जो है कोशिश कर रही है, हमारा मैन पावर यूटिलाइज करने के लिए कोशिश कर रही है। और अगेन कमिंग बैक टू अकबरुद्दीन अवैसी साहब, ये काफ़ी फेमस है और काफ़ी कमांड है इनको अपनी जो है स्पीचेस पे। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम एज ए लोकल इश्यूज ये जो इंटरनल छोड़ के अगर एक इंटरनेशनल लेवल पे अगर यही अंदाज में अगर हम वर्ल्ड लेवल पे करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बेहतरीन हो सकती है। तो ऐसे टैलेंट को सही इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अतर साहब मैं ये बोलना चाहूँगा कि जस्टिस कार्जो ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि 90% इंडियंस आर इडियट। उन्होंने एक बयान दिया था जस्टिस कार्जो ने। तो इस तरीके का जो मिजाज अवाम में पाया जाता है कि भाई कुछ ऐसे वर्ड्स सुनना, कुछ इश्तियाल अंगेज़ तकारीर सुनने में जो एंजॉय करते हैं वो लोग, और फिर पॉलिटिशियंस उसको कैश करते हैं। तो आपने कहा है कि अगर यही सलाहियत हम जो है एक तामीरी काम में या जो कंस्ट्रक्टिव वे में अगर हम यूज़ करें तो बहुत न सिर्फ कम्युनिटी को फ़ायदा होगा बल्कि उन्हें भी हाई लेवल में जो है ना वो जो है ना अपने आपको माइलेज जैसा मिलेगा पॉलिटिकल पार्टी को। देखिए पहली बात तो ना बाहर वाला कोई उसके खिलाफ बात करेंगे, लेकिन हमारी जो इंटरनल बात है वो हमारी आपस की बात है। हम हर सेलिब्रेट करते हैं, हर ईद त्योहार सारी चीज़ें मिलजुल के यहाँ पे बड़े होते हैं। अगेन ये पॉलिटिकल थोड़ा सा जो है करेक्शन बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह, एंड आई थिंक इट्स टाइम राइट नाउ। जी सज्जाद साहब से मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरह की कार्रवाई हुई है अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ तकरीर को लेकर, तो देखिए एक मिसाल हमारे पास है अडवाणी जी की कि उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, पूरे हिंदुस्तान में जो है ना एक मैसेज दिया था, एक नफ़रत वाला मैसेज हम कहेंगे फैलाया था उसको। और एक तरफ ठाकरे साहब के ऊपर भी जो है ना ये एलिगेशंस लगे थे, ये इल्ज़ामात लगे थे और उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था कि 6 साल तक आप जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये कैसा लेंगे हम? एक तरफ तो बाल ठाकरे साहब तो हालांकि इलेक्शन ना कभी लड़े हैं ना उनको ज़रूरत पेश आई, उनके ऊपर ये जो है ना पाबंदियाँ लगी हैं, और दूसरी तरफ अडवाणी जी
के ऊपर जो है ना कोई चीज़ अभी तक कोई ऐसी पाबंदी आयद नहीं की गई, उसके बाद वो डिप्टी जो है ना प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि मैंने कहा कि यहाँ पे इंतकाम के जज्बे बहुत जल्दी जो है कारगर साबित होते हैं। अडवाणी की रथ यात्रा 92 से पहले, बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले, उस रथ यात्रा ने सारे हिंदुस्तान में दहशत मचाई थी। फिरका वाराना बहुत बड़ा फसादात, जहाँ वो अपने यात्रा लेके जाते रथ यात्रा, वहाँ फसाद बर्पा होते रहे हैं। और बिहार में लालू प्रसाद की हुकूमत ने उस ज़माने में उनको हिरासत में भी लिया था, इन्हीं जो है इश्तियाल अंगेजियों के लिए। तो हर ज़माने में ये होता रहा है। देखिए, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी अंग्रेज़ों की, जाहिर सी बात है कि आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान है, तो उसी पॉलिसी की वजह से आज हिंदुस्तान 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। हम यही कह सकते हैं, आज़ादी के बाद सन 1947 से लेके आज तक हम देखें तो फ़िरका परस्ती बहुत आसान रही है। लोगों को तोड़ना, एक दूसरे के मज़हब के हवाले से मुश्तइल करना, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, और फिर दोनों में आपस में नफ़रत डालना, और फिर एक फसाद बर्पा करना। तो ये जहाँ तक मेरा ख्याल है, हम देखेंगे, पूरी हिस्ट्री उठा के देखेंगे हमारी हिंदुस्तान की तारीख, तो ये बहुत, जैसा कि हवाला दिया, उन्होंने कहा कि भाई 2000 रुपये में दिल्ली में हम फसाद करवा सकते हैं, तो किसी को 2000 रुपये दे के फसाद भड़का सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा जो है माशरे की कमज़ोरी हम कह सकते हैं, इसको एक समाजी मसला हम कह सकते हैं। और दूसरी बात, मीडिया के भी अपने एथिक्स हैं। मीडिया किस चीज़ को फोकस करता है, किस चीज़ को इश्यू बनाता है, किस चीज़ को बर्निंग टॉपिक बनाता है, किस चीज़ को जो है एकदम ब्रेकिंग बना देता है। देखिए, अब हाल में देखिए, एक लड़की के रेप का वाक़या, इज्तिमाई ज़ियादती का वाक़या जो दिल्ली में आया था, उसने पूरे हिंदुस्तान में उसने एक तकरीबन 1 हफ्ते तक वही मौजूद बहस बना रहा। और आज हम आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, तो कौमी मीडिया में भी ये बात आती रही है कि अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर का मामला गुज़िश्ता 4 दिनों से मीडिया पे छाया रहा है। अत्तर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हमको अब ज़माना तेज़ रफ्तार हो गया है, दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, अब हमको इन फजूल की बातों में उलझने के बजाय, जैसा कि आपने भी कहा कि तामीरी जहाँ फोकस हमारा होना चाहिए कि हम अपनी तरक्की, अपने मुल्क की तरक्की, अपने इलाके की तरक्की, अपने घर की तरक्की, अपने खित्ते की तरक्की कैसे कर सकते हैं। इन फजूलियात में पढ़ने का अब हमारे पास वक्त नहीं है, अब दुनिया के पास वक्त नहीं है। अब हमें दानिशमंदी का मुजाहरा करना है, और इस तरह की फजूलियात से हमको बचना चाहिए। राहिल साहब, आप क्या समझते हैं कि इतनी टेक्नोलॉजी में भी हम आगे हैं, तालीम में भी आगे हैं, और बहुत तेज़ी से हम तरक्की भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मुल्क का बहुत बड़ा तबका इनके झांसे में आ जाता है, पॉलिटिशियंस के। जैसा सज्जाद साहब ने कहा कि बहुत आसान फ़िरका परस्ती वाली जो है ना, बहुत आसानी से ये काम करती है कि सियासत करने के लिए जो है ना, उसको जो है ना कमी पाई जाती है, कि या फिर इतनी तरक्की होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा आवाम का तबका इसमें उलझा हुआ है। तो किस चीज़ की ज़रूरत है कि इन चीज़ों से आवाम को या एक बड़े तबके को बाहर निकालना चाहिए? देखिए, जो आपने सवाल पूछा बहुत अच्छा पूछा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर तालीम की तरफ ज़्यादा फोकस किया जाए, जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे कायदीन हैं, हमारे रहनुमा हैं, अगर वो पढ़े लिखे हों और वो चीज़ों को समझें, तो तफरका कभी नहीं फैलाएंगे। क्योंकि वो कुर्सी हासिल करने के लिए, चेयर हासिल करने के लिए क्या कि 2 फ़िरक़ों को लड़ा देते हैं। और वो जो है, जैसे अभी सज्जाद साहब ने भी कहा कि वो लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, हमारे सियासतदान के बहकावे में आ जाते हैं और आपस में लड़ बैठते हैं। हकीकत यह है कि आज कल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि जो कोई भी जाके, लेकिन फसादात कौन करवाते हैं? वही लोग करवाते हैं जिनको चेयर की भूख होती है, कुर्सियों की भूख होती है, वही जाके जो वो करवाते हैं। अब देखिए, ज़माना जो है वाकई में तरक्की की तरफ जा रहा है। हम चाइना को देखें, आज वो जो है सुपर पावर बनकर उभरा है। ठीक है, हम जो हैं किसी से पीछे नहीं है, लेकिन हमारे नेता जो हैं ये मतलब क्या करना, ये बहुत ही छोटे लेवल की सियासत करके हम लोगों को लड़ा देते हैं। कोई 2000 रुपये में बोलता है कि हम 2000 रुपये दिल्ली में लोगों को देके और आपस में लड़वा सकते हैं। इस तरह के जो बयानात आते हैं, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमियां हैं, खामियां हैं। अगर हम अपने अंदर मजबूत रहें तो कोई बाहर की ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपनी तालीम पर फोकस करें, हमारे जो घरेलू मामलात हैं हम उन पर फोकस करें, बजाय एक दूसरे पे कीचड़ उछा रखिए। देखिए,
चाहे माँ हो या मजहब हो, जी दोनों के बारे में कोई भी गलत नहीं सुन सकता है। जी तो जो अकबर उद्दीन ओवैसी को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने जो स्पीच दी थी वो वाकई में बिल्कुल गलत दी थी, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि अगर उन्होंने गलत दी थी तो उन्होंने मिसाल दे के ये बात कही है। जी। तो आपने पहले के लोगों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया? अभी आपने बाला साहब ठाकरे की बात कही, बाला साहब ठाकरे ने कहा था, मौत से कब्ल उन्होंने एक बात कही थी कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को हमारे हवाले कर दो तो हम 1 महीने के अंदर सुधार देंगे। इस तरह के बयानात नहीं आना चाहिए। और मीडिया जो है इस तरह के मतलब इश्यूज को और ज़्यादा तूल देती है। जी अभी जो है दिल्ली का जो आपने रेप केस वाला वाक़या बताया, मीडिया ने उसको इतना ज़्यादा तूल दिया और इतना बड़े पैमाने पर उछाला कि ये समझ रहा था इससे बड़ा कोई हमारे यहाँ मतलब इशू है नहीं। जबकि कश्मीर में आप देखिए कितने लोगों की, कितनी लड़कियों की जो है अजमत रेजी होती है, और जब कोई भाई, कोई बाप, कोई बेटा जब बचाने के लिए आता है तो उसको मार दिया जाता है ये कह के कि ये आतंकवादी था, ये फलाना था। तो ये सब चीज़ें ना बेकार की बातें ख़त्म करना चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए कि हम आगे जो है किस तरह से तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अतर साहब, राहिल साहब ने जैसा कहा कि ये जो इस्तेमाल किया जाता है आम लोगों को, तो यहाँ पर एजुकेशन का बहुत बड़ा मामला है या कि इलिटरेसी का बहुत बड़ा मामला है। तो पॉलिटिशियंस के लिए क्या क्राइटेरिया है? जैसा कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो है ना 5वीं जमात तक भी नहीं उन्होंने तालीम हासिल, इसमें उनके क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसा जो है ना एबिलिटी होना चाहिए उनमें एक पॉलिटिशियन? मैं समझता हूँ सबसे पहले खिदमत खल्क का जज्बा होना सबसे पहला क्राइटेरिया है बेसिक, रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन। एंड क्वालिफिकेशन अगेन जो एनलाइटमेंट देता है ऑब्वियसली। तो आज की जो प्रेजेंट हमारी पॉलिसीज़ हैं जो स्पेशली पॉलिटिक्स में, तो मैं समझता हूँ वी नीड सम करेक्शंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगेन मैं अभी एक पॉइंट पे थोड़ी सी और बताना ये चाहता हूँ कि सही या गलत, लॉ एंड ऑर्डर हमारी जो कानून से बड़ी कोई चीज़ नहीं है हमारे, राइट? सब उसको फॉलो करते हैं। तो अब ये जो भी है हुआ, इट्स इन द कोर्ट, तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि भाई सही क्या है, गलत क्या है। तो इंशाल्लाह वी शुड नॉट जंप टू द कंक्लूजन्स। तो दैट्स वन थिंग। एंड क्योंकि क्या है जो हमारी यूथ है, देखिए अब एक ऐसा हो गया है 3-4 जनरेशन्स हमारी चल रही हैं। तो जो यंग जनरेशन है वो मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी इंटरेस्टेड है कि आप क्या रिलीजन फॉलो करते हैं। दे डोंट हैव टू मच टाइम, यही नहीं कहीं पे भी बोलते हैं भाई आप जो करें आप करो, हम जो करें हम करें, हमारी गाइडलाइंस हैं, हमारी लॉ है, हम फॉलो करते हैं, हम रेस्पेक्ट करते हैं हमारे मुल्क के कानून को, हमको तरक्की करना है। और जहाँ तक ये पॉलिटिशियंस जो क्रिएट करने की जो अभी बात कर रहे थे कि भाई फसाद कर देने, तो ये कौन जिम्मेदार है इसके लिए? भाई अगर कोई बोल रहा है कि भाई आपको ये करो, तो अवाम की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं नहीं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आई एम प्रीटी श्योर कि इन फ्यूचर जो नया जनरेशन है ना वो, और बल्कि अभी भी लोग दे आर वाइस इनफ कि इतने दानिशमंद है, इतने स्मार्ट है कि वो कोई बोलने से कुछ बातों में आने नहीं वाला। हो सकता है पहले था होगा, लेकिन गूगल कोई चीज़ अगर आके आपको कोई बता देगा कि भाई ठीक है ना ये आप पी लो ये सही हो जाएंगे, तो सबसे पहले वो रिसर्च करते हैं, दे स्ट्रांगली बिलीव इन रिसर्च। तो कोई भी जब वोट भी देते हैं दे गो डू रिसर्च कि भाई ये किसको देना चाहिए किसको नहीं देना, और होना भी वैसे ही चाहिए कि भाई बेस्ड ऑन योर कमिटमेंट्स, योर प्रोफाइल एंड योर यू नो फ्यूचर प्लान्स। ऐसे लोग इंशाल्लाह इट्स इन प्रोसेस राइट नाउ। ओके आपने बहुत अच्छी बात कही है कि रिसर्च बेस पे जो है ना जांचना चाहिए पॉलिटिशियंस को, अगर क्योंकि हम सेलेक्ट करते हैं ये हमारे एक किस्म का जो है ना असिस्ट करते हैं हमको। जैसा पुलिस डिपार्टमेंट है वो हमारी खिदमत के लिए, पॉलिटिशियंस है टू सर्व एंड प्रोटेक्ट, जी दैट्स पुलिस। जी अब वो हो क्या रहा है, देन अगेन इट्स ए टोटली डिबेटेबल सिचुएशन है। जी सजा साहब से सवाल ये है कि जिस तरीके के ये जो वाक़या हुआ है अभी अकबर उद्दीन ओवैसी की इश्तियाल अंगेज़ तकरीर और फिर उनकी गिरफ्तारी, अभी सिचुएशन जो है अब उनको निर्मल ले जाया जाएगा, वहाँ पर जो है ना जो भी
जो भाई हैं असदुद्दीन ओवैसी एमपी जो यहाँ हैदराबाद के हैं, तो उन्होंने उनकी तरफ से क्या रद्द-ए-बल आया इस वक्त? देखिए, उन्होंने तो यही कहा है कि कानून अपना काम करेगा, हम पूरा कानून के साथ पूरी मदद करेंगे। हम ये नहीं चाहेंगे कि हम जो है हरदर्मी का मुजाहरा करें, और उन्होंने यही कहा है कि हमने अपने नुकात बयान कर दिए हैं। पुलिस, जाहिर सी बात है कि पुलिस अपना बयान लेगी और फिर वो बहस होगी लंबी, तो ये मामला अब पुलिस फिर अदालत फिर कानून का मामला है। इस सिलसिले में हम नहीं कह सकते कि अकबरुद्दीन अवैसी ने क्या कहा, क्या फिलवाकई वो इश्तियाल अंगेज़ है, क्या उसमें गलत है, क्या उसमें सही है। अब कानून अपना काम करेगा, चूँकि उन्होंने पुलिस में भी अपना बयान दर्ज करवा दिया है, और जाहिर सी बात है कि 121 की अगर हम हवाला दें तो यही है कि किसी एक तबके, किसी एक फ़िरके के खिलाफ मुनाफरत पैदा करने के लिए फ़िरका इश्तियाल अंगेज़ तकरीर के हवाले से ये गिरफ्तारी अमल में आई है। जाहिर सी बात है कि अब ये मामला कानून का हो गया है, हम इस मामले पे बहस नहीं कर सकते, लेकिन इस मामले के बाद जो सिचुएशन आई है उस पर हमको गौर करना होगा। देखिए किस तरह की बेचैनी पाई जाती है। निर्मल में दफ़ा 144 लगा दी गई है, हैदराबाद में जो है दफ़ा 140 लगाई जा रही है, चार मीनार के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, पुराने शहर में अलर्ट कर दिया गया है, चौकसी बरती जा रही है, और फिर सियासी मामला है ये। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इस सिलसिले में मुजाहरा करने की कोशिश करेगी, अकबरुद्दीन अवैसी की गिरफ्तारी के खिलाफ बंद मनाने की भी जो है कोशिश की जाएगी। और फिर तो इन सारी चीज़ों को, ये सिक्योरिटी के मामले हैं, तो पुलिस को चौकसी बरतनी है, ये हो रहा है। और फिर अब पे अकबरुद्दीन अवैसी को पेश करेंगे, जहां वो अपना बयान कलमबंद करवाएंगे। बिल्कुल, ये बात जो आपने सज्जाद भाई एक बात कही कि कल जो है उनकी पेशी होगी, फिर क्या फ़ैसला लिया था, शहर के हालात क्या होते हैं, वही मैंने बोला था कि देखिए शहर के हालात जो हैं और जो है ना खुशगवार होंगे, क्योंकि अगर कानून बराबरी का फ़ैसला करेगा तो नो डाउट हर कोई जो है कानून की मदद करने के लिए आगे आएगा। लेकिन सबसे पहले यही है कि कानून लोगों में जो है एतमाद पैदा करे, और पुलिस जो है वो जो भी काम करे वो लोगों को एतमाद में लेके काम करे, ना कि एक तरफा जो है कार्रवाई करती है, वो चीज़ गलत है। उसकी वजह से क्या है कि लोगों में ना इत्तेफाक़ी पैदा होती है और पॉलिटिशियन जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। राय साहब, अब जैसा जो भी हालात होंगे कल के दिन ये वाक़े को लेकर, या कोई भी पॉलिटिशियंस का कोई भी वाक़या हो, उसको जिस तरीके के हालात पैदा हो जाते हैं, एक आम आदमी सफ़र करता है। जी जी, क्योंकि किसी का रोज़ का रोज़गार होता है, कोई रोज़ कमाता है, कोई खाता है, या कोई डिपेंड होता है, उसकी कमाई पर पूरा ख़ानदान डिपेंड होता है। तो ये किन के ऊपर जिम्मेदारी चली जाती है कि ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाए और आम आदमी को जो है ना उसमें सफ़र करने के लिए छोड़ दिया जाए? आपने बहुत ही अच्छा चुभता हुआ सवाल किया है कि देखिए इससे क्या है कि आम आदमी मुतासिर होता है। वो जो रोज़ सब्ज़ी बेचता है, वो बंदा जो रोज़ रिक्शा चला के अपने घर का गुजर बसर करता है, ठीक है, वो इस तरह के हालात से मुतासिर होता है। मिसाल के तौर पे कल जो है कर्फ्यू लग जाता है, जी ठीक है, 3-4 दिन के लिए कर्फ्यू लग जाता है। वो पुलिस ये बंडी वाला क्या करेगा, सब्जी वाला क्या करेगा, टेलर क्या करेगा, और ये रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला वो क्या करेगा, वो कहाँ से कमा के लेके आएगा अपनी बीवी बच्चों के लिए। क्योंकि जो पॉलिटिशियन हैं उनका तो बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो तो यही चाहते हैं कि इस तरह के हालात पैदा हों और हम जो है अपनी बीवी बच्चों के साथ जो है कहीं घूमने के लिए जाएँ। तो हमारे पॉलिटिशियन को ये सोचना चाहिए कि उनके अंदर मतलब सच्ची जो है हुब्बे वतनी पैदा होना, क्योंकि जो पहले के पॉलिटिशियन थे, महात्मा गांधी के पॉलिटिशियन नहीं थे, मुल्क को आज़ाद करवाया मौलाना अबू कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, वो तो इतने गरीब थे कि किताबें सर पे रख के दरिया पार करते थे और पढ़ने के लिए जाते थे, ठीक है। तो उस तरह के पॉलिटिशियन की ज़रूरत है जो सच्चाई जो है करे, आवाम के दरमियान जो है इत्तिफाक को सुधरना चाहिए। और दूसरी बात यह कि अवाम जो है वो धीरे धीरे सुधर रही है, आने वाले वक्त में वो और चालाक हो जाएगी। उसको फिर सोचना है कि हम किसको लेके आएँ और किसको नहीं लेके आएँ। तो पॉलिटिशियन के पास अभी भी वक्त है कि वो वक्त रहते हुए अपने आप को थोड़ा सा संभाल लें और इस तरह की ना इत्तेफाकी ना पैदा करें और ना ही फसादात करवाएं, क्योंकि यही है कि अगर ना इत्तेफाकी नहीं होगी तो हम जो है आगे इंशाल्लाह और बढ़ते रहेंगे और अपने मकसद में, अपने गोल में कामयाब होते रहेंगे। जी सज्जाद साहब, जैसा बात हम किए थे कि
सियासी जो दुश्मनी होती है उसका इस्तेमाल होता है क़ानून के ज़रिए से, या फिर पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है। तो पुलिस के मामले में हो या क़ानून के मामले में हो, जो सियासतदानों का जो इंटरफेरेंस होता है, तो उस मामले को जो है ना हम कैसे दूर करें कि भाई ये बेजा इस्तेमाल रोका जाए, किसी के भी ख़िलाफ़ कुछ भी आप जो है ना अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात कही है आपने कि इसको कैसे रोका जाए। तो सवाल ये है कि देखिए, कानून में गुंजाइशें हैं, सवाल ये है कि कैसे रोका जाए। तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि ईमानदारी, दयानतदारी, ये सिर्फ मजहब ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी आइन भी इसकी तलकीन करता है। करप्ट अफसरों की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। तो जब सोसाइटी में करप्शन बढ़ जाएगा तो इस तरह के वाक़यात होंगे। जब सोसाइटी में दयानतदारी ख़त्म हो जाएगी तो फिर इस तरह के वाक़यात होंगे। तो इसके लिए सबसे अहम बात यही है कि हम दयानतदारी को फ़रोग़ दें, ईमानदारी को फ़रोग़ दें, करप्शन के जो हालात हैं उन हालात को ख़त्म करें। जब तक ये हालात ख़त्म नहीं होंगे उस वक्त तक इस तरह से इस्तेमाल होता रहेगा। जो हम क्या कहेंगे, सरकारी महकमों का इस्तेमाल होता रहेगा। जी नाज़रीन, बहुत अच्छी बात कही हमारे मेहमान ने यहाँ पर, सज्जाद साहब ने, अत्तर साहब ने और राहिल साहब ने, कि करप्शन के मामले को ख़त्म करना चाहिए और दयानतदारी को प्रायोरिटी देना चाहिए, तरजीह देना चाहिए। तब कहीं जाकर एक आम आदमी कल के दिन सफ़र होने है, पुलिस पर आम आदमी डिपेंड होता है जिसको वो वोट के ज़रिए चुनता है, और वही उसके लिए ऐसे हालात पैदा कर दें कि उसका ज़िंदगी जीना दोभर हो जाए, तो ये किसी के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त बात है। इसी मौजू के साथ आज का हमारा प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और सबको एक शेर के साथ एक शेर अत्तर साहब बोलना चाहेंगे। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। वी आर प्राउड टू बी इंडियंस and we represent India across the globe very proudly. बहुत अच्छा शेर कहा है अत्तर साहब ने। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए, आज का मौजू यहीं ख़त्म होता है। खुदा हाफ़िज़।